गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमारी और आपकी चर्चा करंट अफेयर्स को लेकर के हुई थी और इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी जीएस के टॉपिक हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में ना बताया जाए, बल्कि उसके साथ साथ जीएस के किसी भी विषय के साथ इसका क्या संबंध है, किस तरह से ये जीएस के विषयों को अपने साथ जोड़ता है और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सवाल निकाल सकते हैं, इस पर आधारित हमारा प्रयास है। और हमारा ये प्रयास कितना सफल है, ये मैंने कल अपने पहले वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से जाना और यकीन मानिए कि ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, हमारी पूरी टीम के लिए, कि आपने संस्था के वीडियोज़ जो आपके लॉकडाउन के समय में आपके बौद्धिक स्तर को बनाए रखने के लिए लगातार जारी किए जा रहे हैं, उनको आप पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रहे होंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे होंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और इसी क्रम में हमारी अगली जो चर्चा होगी, अगला जो हमारा सवाल है, वो सवाल है दोस्तों एनर्जी से। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ये वर्तमान ही नहीं बल्कि जब से मानव सभ्यता का उद्गम हुआ है तब से ऊर्जा हमारी बहुत ही गंभीर और मूलभूत आवश्यकता बनी रही है। हम हर तरीके से अपने ऊर्जा की इसी आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास करते हैं, जिसमें विज्ञान की प्रगति के साथ साथ कई नए तरीके, कई नई विधियां हम लोगों ने विकसित की हैं, कई नई विधियां हम लोगों ने ईजाद की हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपसे 3 बिंदुओं की बात करूँगा। पहला, सोलर एनर्जी के बारे में। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हाल के दिनों में मैंने कल की अपने करंट अफेयर्स की क्लास में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, ISA के माध्यम से भारत के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में आंशिक रूप से आपको बताया था। इसका जो दूसरा प्रकार है दोस्तों, इसे हम कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा, यानी इसे आप एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल के रूप में देखते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब वो ऊर्जा जो हम जीवाश्म के रूप में प्राप्त करते हैं, समुद्र की गहराई में, चट्टानों के बीच में दबे हुए अवशेषों के रूप में, कोयले के रूप में, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ इसके उदाहरण हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर जो सबसे आधुनिक रूप है ऊर्जा का, ये है दोस्तों परमाणु ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हम तीनों में मात्रात्मक स्तर पर देखें तो परमाणु ऊर्जा जो होती है दोस्तों, ये एक प्रकार से ऊर्जा का अक्षय स्रोत है और ये लगातार निर्मित होता रहता है। उदाहरण के रूप में अगर आपको नाभिकीय संलयन जैसी प्रक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करेंगे, ये आपका नाभिकीय संलयन है। जबकि एक क्रिया होती है जिसे आप फिजन यानी कि विखंडन बोलते हैं। तो विखंडन की प्रक्रिया तो एक तरह से एक सीमा के बाद थम सकती है, रुक सकती है, नियंत्रित हो सकती है, लेकिन जब बात नाभिकीय संलयन की होती है तो न भूलें दोस्तों कि हमारा सूर्य हाइड्रोजन के समस्थानिकों 1H2 और 1H3, जिसे आप ट्राइटियम और ड्यूटीरियम बोलते हैं, इन दोनों के माध्यम से ही लगातार इसके अणु बदल रहे हैं हीलियम में, और ये क्रिया कहलाती है संलयन, जिसके जरिए हमारा सूर्य पिछले करीब 7.5 अरब सालों से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। भारत जैसे देश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हम चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, और भारत के लोग अमूमन इसे अपना मौलिक अधिकार भी मानते हैं, संतानोत्पत्ति को, इसे लेकर के कोई कठोर कानून अभी तक फिलहाल प्रकाश में नहीं आया है। आने वाले समय में ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा, इसकी केवल संभावना है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में शुरुआती चरणों में उन्होंने कहा भी था, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैन नॉट बी सॉल्व ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम्स, बट विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि बिना जनसंख्या नियंत्रण के हमारी ज़्यादातर समस्याएं हल नहीं हो सकती, बजाय इसके कि जनसंख्या नियंत्रण हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। तो ऐसे में
ऊर्जा की आवश्यकता भी जनसंख्या के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और इस संबंध में इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की मैं बात करूंगा दोस्तों, IAEA ये संगठन है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ, ये नाम हम लोग इस संगठन को देते हैं। IAEA के द्वारा हाल ही में आपके फरवरी के माह में 9 फरवरी सन 2021 को एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह बताया गया कि समय के साथ साथ जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही, हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो यहां पर सवाल देखिए क्या बना। यहां जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं, इसमें वैसे ही आपके पास 4-5 सवाल हो जाते हैं। पहला कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। ये आपका पहला सवाल बन जाता है दोस्तों। दूसरा सवाल कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो नाभिकीय विखंडन हम लोग कहते हैं। तीसरा सवाल, सूरज में संलयन किसका होता है, तो दोस्तों इसका संलयन होता है आपका ट्राइटियम का, 1s3 का और ड्यूटेरियम का। तो 1s2 इन दोनों के संलयन से ही प्राप्त होता है हमें एक बड़ा नाभिक, जिसे हम कहते हैं दोस्तों हीलियम। तो हीलियम एक बड़ा नाभिक है और ये क्रिया ही कहलाती है संलयन। फिर परमाणु ऊर्जा के अलावा भारत में या कि दुनिया में ऊर्जा के और कौन कौन से स्रोत हैं, तो यहां पर आप जीवाश्म ऊर्जा की बात भी कर सकते हैं और सोलर ऊर्जा की बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है कि सोलर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, यह हमारा 6वां सवाल हो जाता है दोस्तों। तो इसे हम कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर आप इसके लिए एक नाम और लिख सकते हैं अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता। क्या ऐसा है कि सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी आगामी कुछ वर्षों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य हमारा अभी भी ये गीत गाता हुआ सुना जा सकता है कि अभी तो मैं जवान हूं। अभी सूरज की आयु सिर्फ 7 अरब वर्ष के लगभग है और ऐसे में वो अभी अपनी आधी आयु भी प्राप्त नहीं कर पाया है। तो दोस्तों सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में ऊर्जा के उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही है, सीधा सवाल है, तो आपके पास इसका आंसर होगा चौथा। पर यहां एक क्वेश्चन अपने आप में खुद को समेटे यहां पर समेटे हुए है, और वो शब्द क्या है, वो क्वेश्चन क्या है कि भारत चूंकि चौथे स्थान पर है, तो भारत के पहले इसमें 1st, 2nd एंड 3rd प्लेस कौन एक्वायर करता है? इन 3 स्थानों पर कौन है? तो इस देश में इस क्रम में अगर देखा जाए दोस्तों, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा की जो खपत हो रही है आबादी के हिसाब से, वो हो रही है आज चीन में। अगर यही सवाल दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चूंकि ये एक विकसित देश है और यहाँ के लोगों की जो हाईटेक जीवन शैली है उसमें ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है आपका दूसरे नंबर पर USA। और तीसरे नंबर पर है दोस्तों EU। EU का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। ठीक है, ये 3 नंबर पर है दोस्तों, और चौथे नंबर पर आपका देश भारत है। अब इसमें एक और सवाल बना कि इंडियन एनर्जी या इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा 9 फरवरी 2021 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा और किसे वो रिप्लेस कर देगा, किसे वो प्रतिस्थापित कर देगा? तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ को प्रतिस्थापित करके भारत सन 2030 तक स्थान हासिल कर लेगा तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपके 4-5 सवाल सीधे सीधे और दिख रहे हैं। अगर आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान दें तो इसमें आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं ताकि आपके दिमाग में ये ताजा बना रहे। पहला सवाल, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा को मुख्यतः हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, जीवाश्म या परंपरागत ऊर्जा, और तीसरे नंबर पर परमाणु ऊर्जा। दूसरा सवाल आपका, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने कौन सा प्रयास हाल ही में किया? तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं हम लोग इसे। ये किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये एक अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कभी भी समाप्त नहीं होती। उसके बाद परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिए। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसके लिए समय है आपका 2030।
ये रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका भी जवाब आपके पास है, 9 फरवरी 2021 को ये रिपोर्ट जारी की गई। इसका पूरा नाम क्या है संगठन का? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संघ है। और भारत के चौथे स्थान के पहले की अगर बात की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्लेस पर कौन कौन है? तो ये जवाब भी आपको यहां पर मिल रहा है। तो ये ऊर्जा से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। चूंकि आप सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, एक वक्त हुआ करता था जब हमसे बहुत दूर मौजूद हमारा कोई अजीज, अगर हमें उसका हालचाल लेना हो या अपना सुख दुख उससे साझा करना हो, उससे बातें करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास परंपरागत पत्र ही, अंतर्देशी, यही सब तरीके हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, तकनीक ने ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट यानी वैश्विक गांव की अवधारणा को बहुत मजबूती के साथ पूरे विश्व पर लागू किया है। और ग्लोबल विलेज के मामले में देखा जाए तो तकनीक ने लोगों के बीच की दूरियां भले ही बढ़ा दी हों, पर देशों के बीच की दूरियां कम हुई हैं। ऐसे में सवाल बन जाता है डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, देश का या भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, ठीक है, अगर यह सवाल आपके सामने आ जाए कि भारत का या विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है, तो दोस्तों ये जान लें 20 फरवरी सन 2021 को इसका उद्घाटन किया गया या इसका प्रारंभ किया गया। और ये हमारे देश के उस राज्य में स्थित है जो साक्षरता के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों में अगर देश में साक्षरता की दर देखी जाए तो हाल फिलहाल में तो पूर्वोत्तर की अगर बात करें, नागालैंड या आसपास के दूसरे जो राज्य हैं, सिक्किम, मणिपुर, इन राज्यों में साक्षरता दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन एक राज्य है जो पारंपरिक रूप से शिक्षा के मामले में हमेशा अग्रणी रहा है, और वो राज्य है दोस्तों केरल। लेकिन केरल ये सिर्फ शिक्षा के मामले में अग्रणी नहीं रहा, बल्कि ये सबसे बेहतर लिंगानुपात वाले राज्यों के रूप में भी हमारे देश में चर्चित रहा है। लेकिन ये थोड़ा अफसोसजनक है, ये दुख की बात है कि शिक्षा की अपनी इस उपलब्धि को तो केरल आज भी बनाए हुए है, लेकिन लिंगानुपात के संबंध में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का जो रिकॉर्ड केरल के पास था, अब उससे ये रिकॉर्ड छीन लिया गया है, या यूं कहिए ये रिकॉर्ड अब केरल ने खो दिया है। अब ये रिकॉर्ड दोस्तों 1084 महिलाओं के साथ प्रति 1000 पुरुषों पर जिस राज्य के पास है, वो राज्य हमारे देश में बन गया है अरुणाचल प्रदेश। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महापंजीयक के द्वारा 2021 की जनगणना के पूर्व ये एक प्रकार के अंतरिम आंकड़े हैं, जिसमें आने वाले समय में, चूंकि 2021 में आपको पता है कि हमारी दशकीय जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल और संबंधित समस्याओं की वजह से ये प्रक्रिया फिलहाल अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है, लेकिन आने वाले समय में इसके प्रारंभ होने की संभावना है। ऐसे में मैं सवाल की फिर दोबारा बात कर रहा हूं, देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अगर आपके सामने यह सवाल आता है तो ध्यान रखिए केरल में स्थित है। कब प्रारंभ किया गया? तो 20 फरवरी 2021 को इसे प्रारंभ किया गया। अगर पूछता है कहां पर स्थित है, तो दोस्तों केरल की एक सिटी, एक शहर का नाम, जिसे हम टेक्नो सिटी ऑफ केरला कह सकते हैं, इसका नाम है दोस्तों मंगलापुरम। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है मंगलापुरम। तो यहीं पर यानी केरल के मंगलापुरम टेक्नो सिटी में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया। और इस विश्वविद्यालय को ध्यान दें किसका बदला हुआ रूप माना जा सकता है? इसे IIITM ये नाम दिया जा रहा है। इसे पूरा नाम देख सकते हैं आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये नाम है दोस्तों इस संस्था का, जिसे मॉडिफाइड कर दिया गया, जिसे बदल दिया गया, या जिसके रूप रंग को, पूरी संरचना को बदलकर इसे देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। हमारा जो तीसरा सवाल है, देखिए आवश्यकता करंट अफेयर्स की ये होती है बेटा, करंट अफेयर्स पढ़ने का जो सबसे प्रासंगिक तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, वो ये है कि करंट अफेयर्स को हम केवल समसामयिक विषय की दृष्टि से न पढ़ें, बल्कि ये भी देखें कि करंट अफेयर्स में जिन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जो तथ्य निकलकर हमारे करंट अफेयर्स में हमारे सामने आ रहे हैं, हम उन तथ्यों को ये जानें कि उनका मूल क्या है, वो कहाँ से आए हैं, और इसके लिए हमें जीएस से उसे रिलेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा एक शब्द विशेष की, और शब्द है दोस्तों GLOF। इसे आप कहते हैं ग्लॉफ। ग्लॉफ का मतलब, ध्यान दें, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपके दिमाग में एक तस्वीर बन रही होगी कि हम यहां पर आपसे किस संदर्भ में बातें कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे उत्तराखंड में ही एक हिमस्खलन की घटना में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के कई श्रमिकों की दबकर मौत हो गई और कुछ जवान भी अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में हिमालयी क्षेत्र में, खासकर अगर उसके हम ग्लेशियर के इलाकों को देखें, तो देहरादून में एक संस्थान है दोस्तों, अक्सर इसका प्रश्न पूछता है कि ये संस्थान कहाँ है, तो इसे कहते हैं दोस्तों वाडिया हिमालयन शोध संस्थान या वाडिया हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम हम इसे देते हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि जिस हिसाब से हिमालयी क्षेत्र में मौजूद ग्लेशियर, जो गंगा समेत कई दूसरी नदियों के उद्गम के मूल स्रोत हैं, उनके पिघलने की जो रफ्तार है, उनके पिघलने की जो दर है, वो बहुत बढ़ गई है। और अगर इसी तरह से ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो बहुत दूर नहीं है वो दिन जब भारत में 40 करोड़ लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली पवित्र गंगा नदी, जो भारत की सबसे पूजनीय और पवित्र नदियों में से मानी जाती है, उस नदी का स्रोत समाप्त हो जाएगा, उस नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा, 40 करोड़ लोग उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, तो इन लोगों की जीवन रेखा खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल ये तो भविष्य की चिंताएं हैं, और भविष्य को लेकर हमारे सामने, आपके सामने जो अनेक चिंताएं हैं, उनमें से ये एक है। तो दोस्तों, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लॉफ कहते हैं, इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को एक ग्लेशियर झील फटने की घटना सामने आई थी। और इससे हमें 2014 की जो यादें हैं, 2014 के उत्तराखंड की जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में, उस घटना की यादें ताजा हो गई। इसमें भी काफी नुकसान हुआ। सवाल इसमें कई हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो यहां पर आपके मिल गए। पहला, ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, ग्लॉफ। तो आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर क्षेत्र में तापमान के बढ़ने के कारण ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाले जलाशय या छोटी झीलों को कहा जाता है ग्लेशियल लेक। और अगर उसमें पानी की मात्रा बढ़ने से उसके किनारे ऊंचाई पर टूटते हैं, तो वो पानी तेजी से निचले ढलानों की ओर आता है। इस घटना को हम कहते हैं आउटबर्स्ट फ्लड। तीसरी चीज, देहरादून के किस संस्थान के द्वारा ग्लेशियर के पिघलने की बात कही गई है, तो वाडिया हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में उत्तराखंड के स्थित है। अगला सवाल, ये घटना कब हुई? 7 फरवरी 2021 को ये घटना हुई थी दोस्तों। और ये किसकी याद ताजा करती है, तो केदारनाथ के 2014 के उस बाढ़ संबंधी विभीषिका की यादें ताजा हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी नदियां इसमें ऐसी थीं जिनमें बाढ़ आया। तो इनमें 3 नदियों का नाम आता है दोस्तों। पहली नदी थी आपकी धौली गंगा, और दूसरी नदी है आपकी ऋषि गंगा। इन 2 नदियों के अलावा, धौली गंगा और ऋषि गंगा के अलावा, जो तीसरी नदी आपकी मिलेगी वो है आपकी अलकनंदा। इन्हीं 3 नदियों पर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था दोस्तों। हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है जहां हम पानी से बिजली बनाते हैं। ध्यान रखिए कि आज भी पारंपरिक रूप से भारत जैसे देश बिजली बनाने के लिए अपने थर्मल एनर्जी यानी कि कोयले पर निर्भर करते हैं।
कोयले के अलावा हम बांध के पानी से बिजली बनाते हैं, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा, इन सारे तरीकों का प्रयोग फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी लागत थोड़ी अधिक है। इस कारण हम अभी फिलहाल अपने पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर करते हैं। तो इस हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट को जो इन 3 नदियों पर चलाया जा रहा था, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, ये भी आपका सवाल है। तो इसका जवाब देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर कंपनी एनटीपीसी का नाम यहां पर लिया जाएगा दोस्तों। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये वो संस्था है दोस्तों एनटीपीसी। ध्यान रखें, एनटीपीसी जो है, अगर ये पूछता है कि किस ग्लेशियर में ये घटना हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस ग्लेशियर का नाम था नंदा देवी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? तो ये है आपका नंदा देवी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर में ये घटना हम लोगों ने देखी है और इससे इन 3 नदियों में बाढ़ की परिस्थितियां बन गईं और एनटीपीसी के द्वारा जो परियोजनाएं यहां पर चलाई जा रही थी, वो परियोजनाएं पूरी तरह से तहस नहस हो गई। सवाल यह है कि उस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान दें, इसे बोलते हैं दोस्तों तपोवन विष्णुगाड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। ठीक है, यह नाम जो है इस परियोजना को दिया गया है, तपोवन विष्णुगाड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो ये 3 तरह की जो है आपके कह सकते हैं कि 3 नदियों में बाढ़ आई। जिस परियोजना को आपने नुकसान पहुंचते हुए देखा, वो परियोजना तपोवन विष्णुगाड हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था इसे? तो इसका नाम आपको एनटीपीसी है। ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है। तो हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो पानी पर या नदियों पर बांध बनाकर हम उससे जब बिजली बनाते हैं, तो इस स्थिति को हम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट कहते हैं। यह घटना कब हुई? तो दोस्तों 7 फरवरी 2021 को हुई। इस बारे में पहले से कौन अलर्ट कर रहा था या अक्सर कौन करता है? तो वाडिया हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जीएलओएफ किस तरह के नाम के लिए प्रयोग किया गया है? तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। किस ग्लेशियर में यह बाढ़ आई पिघलने से? तो नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं और आशा करता हूं कि इन 3 पॉइंट्स में जो आपके कम से कम 25 से ज्यादा सवाल आपको मिले होंगे या शायद और भी ज्यादा, इसी तरह से आगे भी आपको मेरे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। कल के आपके समर्थन, आपके प्रेम के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और हमारी पूरी टीम आपको आश्वस्त करती है कि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस, बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि शिक्षा के साथ इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपका जुड़ाव बना रहे। आपके प्रेम एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।